तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन है, फायर इज अ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूल विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एंड लाइट प्रोड्यूसेस। फायर यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जिसमें फ्यूल हो गया, हीट हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन तीनों का एक केमिकल रिएक्शंस होता है और उस केमिकल रिएक्शन से हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसे फायर कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये फायर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ फायर में आता है सबसे पहले फ्यूल, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हीट। लेकिन इसमें भी हमें एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक रूम है, उसके कॉर्नर में हमने क्या किया, एक जगह पर फ्यूल रख दिया, दूसरे कॉर्नर में है ऑक्सीजन और तीसरे कॉर्नर में है हीट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फायर के तो एलिमेंट्स है, अब ये एक कमरे में है तो फायर लग जाएगी। तो इसका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये तीनों कंबाइन नहीं होंगे आपस में, तब तक आग नहीं लगेगी। और ये कंबाइन होने के बाद जब तक उसमें एक केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, वो जब तक नहीं होगा तब तक आग नहीं पकड़ेगी। तो इसमें चौथा पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा, वो यानी कि चेन रिएक्शंस। यानी कि इन तीनों में जो रिएक्शंस होगी उसे चेन रिएक्शंस कहते हैं। वो जब तक नहीं होगी तब तक आग नहीं लगेगी। यानी कि उसके एलिमेंट्स ऑफ फायर में 4 फैक्टर आएंगे। वो हो जाएगा फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन और लास्ट में चेन रिएक्शन। चलिए अब जानते हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। तो फायर ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि फायर के एलिमेंट्स क्या है, वो कौन से थे, वो 3 एलिमेंट्स थे, वो थे फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अब ये जो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट है, इन तीनों को अगर कंबाइन किया जाए तो उसके बाद जो एक चेन रिएक्शंस फॉर्म होगी उसी को फायर ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि फायर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस चेन रिएक्शंस। ये जब चारों कंबाइन होंगे तभी फायर ऑकर होगी और फिर उस फायर को फायर ट्रायंगल कहेंगे। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अब फायर ट्रायंगल को फायर टेट्राहेड्रन कहते हैं, क्योंकि पहले फायर ट्रायंगल में 3 कंपोनेंट्स आते थे, वो थे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। लेकिन अब जब से ये चौथा कंपोनेंट्स ऐड हुआ, यानी कि जो चेन रिएक्शन हमने इसमें देखा है, तो जब से ये ऐड हुआ है तब से इसका नाम फायर टेट्राहेड्रन हो गया है। यानी कि फायर ट्रायंगल में 3 कंपोनेंट्स होते हैं और फायर टेट्राहेड्रन में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो फायर ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स है, इसमें से अगर एक भी एलिमेंट्स वहाँ पर नहीं रहेगा तो ये फायर ऑकर नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो तीनों एलिमेंट्स है, जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इसमें से एक भी एलिमेंट्स अगर आप निकाल दोगे तो उसकी चेन रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी और वो फायर ऑकर नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि फायर के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर, अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो है वो 6 कैटेगरी में है। यानी कि देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फायर। उसमें आता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। तो चलिए जानते हैं इसे संक्षिप्त में। अब ये जो 6 क्लासेस ऑफ फायर है, ये डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, इसके ऊपर इसकी कैटेगराइज की गई है। तो चलिए जानते हैं कि क्लास ए फायर में क्या आता है। तो क्लास ए फायर में आता है कंबस्टेबल मटेरियल, यानी कि जलने वाली चीज। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया, इसको अगर आग लगती है तो वो क्लास ए फायर है। चलिए अब देखते हैं कि क्लास बी फायर में क्या आता है। तो क्लास बी फायर में आता है फ्लैमेबल लिक्विड, यानी कि ऐसा लिक्विड जो ज्वलनशील हो। जैसे एग्जाम्पल है पेट्रोल, डीजल, पेंट, इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास बी फायर में आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्लास सी फायर क्या है। तो क्लास सी फायर में आता है फ्लैमेबल गैसेस, यानी कि जलने वाली गैसेस। यानी कि जो भी गैसेस जो जलती है वो क्लास सी फायर में आती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस जलती है, ब्यूटेन गैस जलती है, मीथेन गैस जलती है। इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास सी फायर में आती है। चलिए अब जानते हैं कि क्लास डी फायर में क्या आता है। क्लास डी फायर में आता है कंबस्टेबल मेटल्स। अब जो भी मेटल है जिसको आग लग सकती है वो कैटेगरीज क्लास डी में आती है। जैसे कि आपको पता है कुछ केमिकल्स है जिसको आग लग सकती है, जैसे कि मैग्नीशियम, उस मेटल को अगर मान लो आग लगती है, एल्यूमिनियम को आग लगती है, पोटेशियम को आग लगती है, इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास डी फायर में आती है। अब देखते हैं कि क्लास ई फायर क्या है। तो क्लास ई फायर में आता है इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और उसमें अगर मान लो कि जो पावर है वो चालू कंडीशन में है, उस दौरान अगर आग लगती है तो वो क्लास ई फायर कैटेगरी में आती है।
एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, जनरेटर्स हो गया। ये जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से चलते हैं। अगर मान लो वो पावर सप्लाई में कुछ करंट लीकेज हो जाता है जिसके द्वारा फायर क्रिएट होती है, तो वो इस कैटेगरी में आता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर कंडीशंस में अगर मान लो इलेक्ट्रिकल एटम हम रिमूव ही कर दे तो उसका जो फायर क्लास है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो कंप्यूटर है उसको हमने पावर सप्लाई दिया, लेकिन वो पावर सप्लाई कट ऑफ कर दिया, बाद में उसे अगर मान लो आग लगती है तो उसका जो फायर का जो क्लास है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं कि क्लास एफ फायर क्या है। तो क्लास एफ फायर में आता है कुकिंग ऑयल्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि किचन फायर। जब भी आपके किचन को अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास एफ फायर कैटेगरी में आती है। तो इस प्रकार हमने फायर के जो है वो 6 क्लासेस देखे हैं एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर शुरू में फायर के जो है वो 4 क्लासेस ही आते थे, वो यानी कि क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। और फिर बाद में उसमें और एक क्लास ऐड हो गया जो था क्लास एफ फायर। यानी कि अब हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड में टोटल 5 टाइप के फायर क्लासेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड में कंसीडर नहीं किया जाता। तो चलिए अब देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स होते हैं। खासतौर से अगर देखा जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर के 5 मेन टाइप होते हैं। उसमें आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड आता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और फिफ्थ में आता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके भी डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। यानी कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के भी डिफरेंट 2 जो है वो डिफरेंट वर्जन है। वो है वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर और दूसरा है वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर। लेकिन ये जो दोनों है वो वाटर की ही फॉर्म है, इसलिए उसको एक ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका नाम है ड्राई पाउडर, उसके भी डिफरेंट वर्जन है। एक है ड्राई पाउडर स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विशर और दूसरा है ड्राई पाउडर स्पेशलिस्ट एक्सटिंग्विशर। अब ये दोनों जो डिफरेंट वर्जन है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ड्राई पाउडर में, इसलिए इसको एक ही कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फायर एक्सटिंग्विशर के जो सब वर्जन है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो टोटल 8 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मेन फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो उसके टोटल 5 टाइप है। आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है कि जो सभी क्लासेस ऑफ फायर पर चल सकेगा। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आप क्या जानते हो। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर, तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए फायर के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वाटर लिखा हुआ रहेगा और दूसरी बात उसका जो लेबल कलर रहेगा वो रहेगा ब्राइट रेड। इसकी वजह से आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो खास तौर से ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का हमें कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो उसके ऊपर आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। किचन को अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लैमेबल गैस या फिर जो लिक्विड है उसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है वहां पर भी आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आप क्या जानते हो। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर, फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ज़्यादातर यूज़ होता है क्लास बी फायर के ऊपर, लेकिन उसका इस्तेमाल क्लास ए फायर पर भी कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर बेस है। फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे? तो उसका जो लेबलिंग कलर है वो रहता है क्रीम कलर का और उसके ऊपर फोम लिखा हुआ रहता है, तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को खास तौर से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुडन हो गया, इसके ऊपर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फ्लैमेबल लिक्विड है जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो किचन टाइप की जो फायर होती है उसके ऊपर आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो उसके ऊपर भी आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है।
और मान लो मेटल को अगर आग लगती है तो उसके ऊपर भी आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राई पाउडर जो एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में आप क्या जानते हो। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी फायर जो है उसके ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो अब हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे कि उसके ऊपर पाउडर जो वर्ड है वो लिखा हुआ रहता है और उसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लू कलर का रहता है, जिसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का जो इस्तेमाल है वो आप ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है जैसे कि पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, इसके ऊपर तो कर सकते हो, साथ ही साथ जो फ्लेमेबल लिक्विड है जैसे कि पेंट, पेट्रोल, इसके ऊपर भी कर सकते हो। और उसके साथ ही फ्लेमेबल जो गैसेस है जैसे कि LPG गैस है, एसिटिलीन गैस है, उसके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो कुकिंग ऑयल है उसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर आपको ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। 1000 वोल्ट के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको अगर मान लो आग लगती है वहाँ पर भी आपको DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में यानी कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आप क्या जानते हो। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर, तो CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो खास तौर से जो इलेक्ट्रिकल टाइप की जो फायर होती है उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर सर्वर जो रूम होती है उसके बाहर ज़्यादातर हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। अब हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे। तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर CO2 लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लैक रहेगा, उसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए। तो फ्लैमेबल जो लिक्विड है जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको अगर आग लगती है तो आप CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर भी आप CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना चाहिए। खास तौर से जो किचन फायर होती है उसके ऊपर आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। कंबस्टेबल मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया या फिर टेक्सटाइल हो गया, उसके ऊपर आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लैमेबल जो मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसको अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर भी आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आप क्या जानते हो। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास F फायर के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें कुकिंग ऑयल्स और फैट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसको अगर मान लो आग लगती है तब वहाँ पर वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो उस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वेट केमिकल लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो लेबलिंग कलर है वो येलो रहेगा, उसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। जैसे कि कुकिंग ऑयल और फैट को आग लगती है तो उसके ऊपर हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमें कहाँ पर नहीं करना चाहिए। जैसे कि फ्लैमेबल लिक्विड और फ्लैमेबल गैस जो फायर होती है उसके ऊपर हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर भी हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही में जो फ्लैमेबल मेटल्स है उसके ऊपर भी हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आग बुझाने का जो तरीका होता है उसका जो पास रूल होता है उसका पास रूल का क्या मीनिंग होता है। तो पास रूल में P स्टैंड फॉर पुल द पिन फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर से सबसे पहले हमें पिन को पुल करना है यानी कि खींचना है। A स्टैंड फॉर एम एट द बेस ऑफ फायर, यानी कि जहाँ पर आग लगी हुई है उसके बेस के ऊपर हमें निशाना साधना है। S स्टैंड फॉर स्क्वीज द हैंडल, यानी कि अब हमें उसका जो हैंडल है उसे अच्छे से स्क्वीज करना है यानी कि दबाना है। और आखिरी वाला पास का यस, इसका मतलब होता है स्वीप, यानी कि
स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड एट द बेस ऑफ द फायर अंटिल इट अपीयर्स टू बी आउट। यानी कि हमें स्वीप करना है साइड बाय साइड से। कहाँ पर? तो जहाँ पर आग लगी है उसके बेस के ऊपर। और कब तक हमें करना है? कि जब तक वो आग बुझ ना जाए। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स यानी कि क्या होते हैं। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर, तो सबसे पहली मेथड है कूलिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर का जो सीन होता है उसमें से हम हीट को रिमूव करते हैं, उसे कूलिंग मेथड कहते हैं। और इस हीट को हम रिमूव करने के लिए बाय यूजिंग वाटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्टारवेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो फायर का जो सीन होता है उसमें से हम फ्यूल को रिमूव करते हैं, उसी को स्टारवेशन मेथड कहते हैं। और ये फ्यूल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो जो भी फ्यूल का सप्लाई है उसको हम कट करके इस फ्यूल को रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्मूथरिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर का सीन होता है उसमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, उसी मेथड को स्मूथरिंग मेथड कहते हैं। और इस ऑक्सीजन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो उसके लिए हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर या फिर DCV फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारी मेथड है चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर की जो चेन होती है उस चेन को हम DCV फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके भी तोड़ सकते हैं, या फिर ब्लैंकेटिंग का इस्तेमाल करके भी उस चेन रिएक्शन को तोड़ सकते हैं। इस चेन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एजेंट को हमें अप्लाई करना पड़ता है उस केमिकल चेन रिएक्शन के ऊपर, ताकि वो जो जलने वाली जो प्रोडक्ट्स है उसमें ब्रेकडाउन कर सके। और ये जो ब्रेकडाउन है ये हीट या फिर ऑक्सीडाइजेशन के जरिए होता है। तो ये जो चारों मेथड है इसमें से अगर हमने किसी एक को भी अगर इंटरफेयर कर लिया, यानी कि किसी एक को भी अगर रिमूव कर लिया, तो हम फायर को बढ़ने से रोक सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि क्या होता है। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक फायर फाइटिंग सिस्टम होती है जो एक जगह पर फिक्स की जाती है। और ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होती है वो एक ऑटोमेटिक सेंसिटिव होती है। ऑटोमेटिक सेंसिटिव यानी कि वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। जब भी वो टेम्परेचर उस अकॉर्डिंग टू फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के अनुसार अगर वो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वो उसको सेंस कर लेता है। तो ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये हाई राइज बिल्डिंग हो गया, या फिर इंडस्ट्री हो गई, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हो गई, ऑफिसेस हो गए, और बहुत सारे प्रीमाइसेस में इसको इंस्टॉल किया जाता है। मतलब जहाँ कहीं भी आग लगने का खतरा होता है वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये किस लिए इंपॉर्टेंस होती है। तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि छोटी से छोटी जो आग होती है उससे बड़ी आग हो सकती है। तो उस छोटी आग को इमीडिएटली वहीं पर ही खत्म करने का काम जो होता है वो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम करती है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्प्रिंकलर के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर, तो आपके सामने ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसका जो अपर का जो पार्ट होता है उसको डिफ्लेक्टर कहते हैं, और सेंटर में जो ग्लास ट्यूब है उसको टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब कहते हैं। क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो टेम्परेचर को सेंस करना होता है, इसलिए इसका नाम टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब होता है। और इस ग्लास ट्यूब के नीचे में जो एक रिंग आती है उसको सीलिंग या फिर कैप कहते हैं। तो ये इसके बॉडी पार्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टर, दूसरा होता है टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब, और तीसरा होता है सीलिंग। तो इसमें जो ग्लास ट्यूब होता है उसमें लिक्विड जो है वो भरा जाता है, और वो जो लिक्विड है उसमें मिक्सचर होता है अल्कोहल का, वाटर का, या फिर ग्लिसरीन या वाटर का। तो ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसको ऑफिस हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, ऑयल एंड रिफाइनरीज हो, हर जगह पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि इसमें जो ग्लास ट्यूब है जिसे टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब कहते हैं, ये क्या करता है कि टेम्परेचर को सेंस करता है। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो ग्लास ट्यूब है ये फट जाती है, और फटने के कारण जो ये सीलिंग है यानी कि जो कैप है वो ऊपर की तरफ निकल के बाहर निकल जाती है, और फिर वहाँ से पानी निकल के ये जो डिफ्लेक्टर है उसके ऊपर पुश होता है, और ये डिफ्लेक्टर के थ्रू जो है वो पानी जो है वो चारों ओर फैल जाता है। तो इस प्रकार फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो काम करता है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर, यानी कि फायर स्प्रिंकलर के कितने टाइप्स होते हैं एज पर उसके कलर कोड के अनुसार।
खास तौर से देखा जाए तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो कितना है। और ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है जो डिपेंड होते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर, तो उसके अनुसार उसका जो ग्लास ट्यूब होता है उसका कलर होता है, यानी कि हर एक कलर कोडिंग का एक अलग मीनिंग होता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कितने प्रकार के फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है जो डिपेंड होते हैं उसके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर। तो सबसे पहला फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है वो है ऑरेंज ग्लास बल्ब। इसमें जो ग्लास बल्ब होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेट किया गया रहता है 57 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि उतना अगर टेम्परेचर वो ग्लास बल्ब जो है वो सेंस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो वहां पर बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होने के कारण वहां से पानी निकलेगा और वो चारों ओर स्प्रिंग करेगा। तो ये जो ऑरेंज ग्लास बल्ब है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में या फिर ऑफिसेस में किया जाता है। फिर उसके बाद है रेड ग्लास बल्ब, यानी कि जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें जो ट्यूब है वो अगर रेड कलर की है तो वो जो ग्लास ट्यूब है उसका जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है वो होती है 68 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उतना अगर टेम्परेचर अगर मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाएगा और वो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। तो इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर लिविंग होम या फिर ऑफिसेस में किया जाता है। फिर उसके बाद का जो स्प्रिंकलर है वो है येलो ग्लास बल्ब। उसका जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी है वो रहती है 79 डिग्री सेल्सियस, और इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो किचन हो या फिर स्मॉल वर्कशॉप में किया जाता है। फिर उसके बाद वाला जो स्प्रिंकलर है उसका नाम है ग्रीन ग्लास बल्ब, जिसका टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है 93 डिग्री सेल्सियस, और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होटल्स के जो किचन्स होते हैं वहाँ पर और बड़े वाले जो वर्कशॉप होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है ब्लू ग्लास बल्ब, यानी कि ब्लू कलर का उसका अगर ग्लास बल्ब है तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 141 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री या फिर केमिकल प्लांट में किया जाता है। फिर उसके बाद जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो है महुआ ग्लास बल्ब। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 182 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतने टेम्परेचर में वो ऑन हो जाएगा और वाटर स्प्रिंक होके यानी कि स्प्रिड होके उस आग को बुझाया जाएगा। तो इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो ऑयल इंडस्ट्री में और केमिकल प्लांट में किया जाता है। फिर उसके बाद का जो स्प्रिंकलर आता है वो है ब्लैक ग्लास बल्ब, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 204 से लेकर 260 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इतना सारा टेम्परेचर हमें कहाँ मिलेगा, तो वो हमें मिल सकता है ऑयल रिफाइनरी में, या फिर जहाँ पर मेटल को मेल्ट किया जाता है और कास्टिंग किया जाता है अलग अलग शेप में और अलग अलग साइज में। तो वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो क्रिएट होता है। तो उस टेम्परेचर से लगने वाली जो आग है उसको बुझाने के लिए इस टाइप का जो स्प्रिंकलर है वो वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको फायर के रिलेटेड कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।